हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे, जीएस संगम की बुक देख रहे थे। इसके तहत मैंने पॉलिटी स्टार्ट की थी। पॉलिटी की एक वीडियो आपको मिल गई थी। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे। देखिए उसमें मैंने 4 टॉपिक कवर कराए थे। एक संवैधानिक विकास हमने देखा था, दूसरा संवैधानिक विकास के बाद संविधान सभा देखा था, समितियां देखी थी दोस्तों। एक टॉपिक और था उसमें जो दिया हुआ था, जो भी हो, हाँ, विदेशी प्रभाव था दोस्तों। ये चौथा टॉपिक था। तो ये 4 चीज़ें हमने कवर की थी। हम उसी के आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। देखिए अब हमारा पेन टैब भी सही है, हमने जो है माइक के लिए भी इंतजाम कर लिया है, तो वो भी बेस्ट है, तो क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी दोस्तों। बस आप पढ़िए अच्छे से और सपोर्ट करिए। जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें करिएगा। बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ, ये समझ के चलिए आप। बस आप ध्यान से देखते रहें, बाकी मैं तो अब काम कर ही रहा हूँ। आज हमें यहाँ से देखना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से देख लेते हैं ऊपर से दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया है, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। अगला दिया है कि सिक्किम राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है। ये सिक्किम राज्य का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा। इस तरह के क्वेश्चन जो ये वाले होते हैं ना, ये एसएससी ही पूछता है दोस्तों। अगला दिया राजस्थान का राजकीय पक्षी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोन चिड़ैया इसे कहते हैं, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। अगला है चंदन। दोस्तों ये जो है आप सुने होंगे, कुमार गौरव सर से बहुत सुने होंगे। गोडामन भी वहाँ कहते हैं इसे। चंदन का राजकीय वृक्ष कहाँ है? चंदन। इसी के लिए तो पुष्पा 2 बन गई दोस्तों, चंदन के लिए ना लाल चंदन के लिए। तो ये चीज़ है, तो कर्नाटका का है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है जो है, इसमें कितनी तीलियां हैं दोस्तों? तो 24 तीलियां हैं। कितनी हैं? 24। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय गीत जो है आनंद मठ के उपन्यास से परिलक्षित है, ठीक, लिया गया है। अगला ये हम वहाँ से देख सकते हैं इसे दोस्तों। ब्लू जे या इंडियन रूलर नीलकंठ पक्षी जो है भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है, तो 3 राज्यों का है। अब ये कौन कौन से 3 राज्य हैं ये आपको देखना है दोस्तों। अब हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का इसे हम कहते हैं, या विषय वस्तु कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ना पहले किताब जो है, किताब के अंदर क्या दिया है इसके बारे में पहले ही यहाँ दिया रहता है कि मतलब कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक, कौन कौन से चैप्टर है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये सब वही है, विषय वस्तु या उनका महत्व, ये सारी चीज़ें दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं तो आमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? आमुख कहते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहते हैं। हाँ, आमुख हो सकता है दोस्तों, कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन होता तो ज़्यादा समझ में आता हम लोगों को ना, इंग्लिश होता तो यहाँ पे ज़्यादा समझ में आता। अगला क्वेश्चन दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगला दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है दोस्तों, या मतलब मूल उद्देश्य जो है सुरक्षित करना है। तो क्या चीज़ सुरक्षित करना है? तो व्यक्ति की गरिमा ये बनी होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता बनी होनी चाहिए, और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ केंद्र को शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं। किसे? केंद्र को। और राज्य को पावर जो है कम दिया गया है। देखने में लगेगा कि दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं, लेकिन आप देखेंगे कहीं कहीं पर केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है दोस्तों, समझा कि नहीं? तो इसीलिए कि ताकि एकता बनी रहे। अगर सोचिए कि राज्य को भी पावर हम ज़्यादा दे देंगे, तो कल कोई राज्य कहे कि हम चाइना में मिलना चाहते हैं, कोई राज्य बांग्लादेश में घुस जाए, तब दोस्तों दिक्कत होगी ना। तो ये चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगला दिया भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत या अवसर, देखिए ये मतलब समानता का वचन देती है। इसे अवसर एवं प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी हैसियत, देखिए अवसर एवं प्रतिष्ठा, इसकी जगह हैसियत लिखें। ये यूपी SSC वाले ना बहुत ही अलग लेवल चलते हैं, इनका अलग ही कुछ कहानी होता। यहाँ देखिए हैसियत को ही प्रतिष्ठा कहते हैं, ठीक। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या देते हैं? समानता देते हैं। अगला दिया संविधान की आत्मा क्या है? तो प्रस्तावना है। लेकिन यहाँ बाबा साहब के अनुसार अगर पूछे कि बाबा साहब के अनुसार क्या है, तो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब से दोस्तों यहाँ ना लिखेंगे, यहीं पर लिख दिया करेंगे क्वेश्चन के आगे। लिखा है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान में जोड़ा गया, संविधान के उद्देश्य में पंथ निरपेक्ष समाजवाद अखंडता को शामिल किया गया। तो ये कह रहा किसके अनुसार किया गया, मतलब कौन से आर्टिकल के अनुसार ये जोड़ा गया, तो वो आर्टिकल 368 है। हमें कोई भी संविधान संशोधन करना होता है तो कुछ तो नॉर्मल कर देते हैं साधारण बहुमत से, और कुछ हम विशेष बहुमत से। तो जो विशेष बहुमत से हम करते हैं ना संशोधन, वो इसी के तहत करते हैं। अगला दिया 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1976, डेट भी याद रखें। और 44वां पूछे दोस्तों तो 1978, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय।
तो ये इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अगला देखिए, यहाँ फिर वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर दिया कि जो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया, और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी एकता में क्या जोड़ दिए, अखंडता जोड़ दिए। और यहाँ पे ये संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था ही, इसके तहत हमने क्या किया, संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया, यानी 3 शब्द जोड़े, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ये समाजवादी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखते हो लिखने में मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक अखंडता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अखंडता। तो ये 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वां संविधान 1976। लिखा है कि एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य के सिद्धांतों और आदर्श को निर्धारित करती है, क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है दोस्तों। ठीक, क्या कहलाता है, प्रस्तावना। दोस्तों हम इसमें देखेंगे अगर हाईलाइट वाला सिस्टम होगा तो वो हम यूज करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा ना, हाईलाइट कर दिया करेंगे। यहाँ है नहीं वैसे दोस्तों, लेकिन अगर होना चाहिए तो ज़्यादा है। देखिए पेन चल रहा है लेकिन कलर की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर। ठीक, ये नीला ठीक है कि लाल ही ठीक था, एक सेकेंड, कोई कलर लेते हैं ठीक ठाक दोस्तों ताकि समझ में आए। देखिए हाँ ये कलर ठीक है, कोई दिक्कत, लाल ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये समझ ही गए कि क्या है, संविधान का मार्गदर्शक है, उद्देश्य का या सिद्धांत दर्शन को दिखाता है। अगला दिया है 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। हाँ इसी में बताया गया था, इससे पहले जो 1960 का वीरूवादी वाला केस था उसमें था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन था इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं, और ये संविधान का अंग है दोस्तों। और एक चीज़, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट भी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन, इसी का आया था, मूल ढांचे का सिद्धांत जो आया था इसी के तहत आया था। तो आपको ये भी याद रखना। अब मूल ढांचा क्या होता है ये कौन बताएगा, तो ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताएगी। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करना संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत माना जाता है। अगला है, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान प्रस्तावना के हिस्से में परिलक्षित होती है। अगला है, संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है वो प्रस्तावना है। अगला दिया है, धर्मनिरपेक्ष देश है तो भारत है दोस्तों, कौन सा है, भारत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में प्रयुक्त शब्द जो गणतंत्र है सूचित करता है, तो कि देश का प्रधान देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, यानी हेड ऑफ नेशन जो होगा, मैं उस दिन आपको बता रहा था, हेड ऑफ जो नेशन होगा हमारा वो क्या होगा, मनोनीत होगा, यानी मनोनीत नहीं, इलेक्टेड होगा, क्या होगा, इलेक्टेड होगा, यानी निर्वाचित होगा दोस्तों। ठीक, हेड ऑफ नेशन जो होगा वो इलेक्टेड होगा, ये इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है तो उद्देश्य का और विचारों में समानता। अगला दिया है कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडी के रूप में वर्णित करते हैं, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त है तो भारत की जनता से। अगला है, वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या कीनोट कहा वो अर्नेस्ट बारकर ने कहा। किसने कहा, बारकर ने कहा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में एक व्यक्ति किए गए सामाजिक अन्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया, रूसी क्रांति से लिया गया। अगला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया तो उद्देशिका को माना गया, किसे, उद्देशिका को। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुत्व शब्द है ना दोस्तों, बंधुता या बंधुत्व मुख्य शब्द का उल्लेख करता है, भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की बात करता है। बंधुता क्या है, भाईचारे की बात करता है। देखिए मोटा मोटा मैं आपको बताता चलूँ, फर्जी का इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें। देखिए यहाँ देखिए लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द जिसका अर्थ विशेषाधिकार का अभाव देखा जाता है, वहाँ समानता में हम देखिए, अगर हम सभी को कह रहे हैं समान होगा तो वहाँ विशेषाधिकार होगा कि नहीं दोस्तों, आप बताइए। विशेषाधिकार की कमी होगी ना दोस्तों, कमी होगी कि नहीं, सही बात है। आप थोड़ा गहराई में देखेंगे तब समझ में आएगा। मैं अभी इस पर 5 मिनट ले सकता हूँ आपका, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ बस इतना याद रखिए कि विशेषाधिकार की कमी होगी। अब देखिए मैं बताऊँ कैसे, छोटा सा एग्जांपल देखिए, हम आपके घर में 4 लोग हैं दोस्तों, इसमें से 4 भाई बहन सब लोग हैं। अगर हम सबको समानता दे देंगे तो बताइए सबके विशेषाधिकार हो सकता है कोई इसमें से अमीर हो, ठीक, और कोई हो सकता है नॉर्मल हो, कोई और कम हो। तो अगर हम सबको समान देंगे तो इसके विशेषाधिकार जो पैसा कमा रहा है कमी आएगी कि नहीं, ये नॉर्मल एग्जांपल है तो आएगी। तो यही है कि समानता हम जब भी करेंगे स्थापित तो विशेषाधिकार में कमी हो जाएगी। हम कहेंगे सब लोग बराबर हैं तो सबके हो सकता है घर में किसी की ज़्यादा सुनी जाती हो, लेकिन जैसे समान कहेंगे घर में सब समान हैं उनकी कम सुनी जाएगी, इन्हें उनके जो विशेषाधिकार हैं दोस्तों वो बाधित हो जाएंगे।
अगला है 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था इसमें दोस्तों, ये उस समय नहीं था, लेकिन कब हो गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, अभी मैंने ऊपर बताया है आपको। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के मतलब जो है उद्देशिका में अब तक एक बार जो है संशोधन किया गया है। लिखा है वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है वो समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र एवं संप्रभु है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता संविधान में जोड़ा गया 1976वां मतलब 42वां संविधान संशोधन था 1976 में जोड़ा गया। अगला है संविधान की कुंजी किसने कहा, तो उद्देशिका को कहा जाता है। और लिखा है कि भारत में सर्वोच्च है तो संविधान, हमारे यहाँ सुप्रीम जो संविधान वही सुप्रीम है दोस्तों, ठीक। अगला है संविधान का वो एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया, भाग 7 है। अगला है वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है वो संघीय है दोस्तों, कौन सा है, संघीय। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। अगला है भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला दिया वो उद्देश्य का जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता की हमारे यहाँ बात नहीं की गई है, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला दिया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, जो यूनियन शब्द लिया गया है यानी संघ, तो ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से। मैंने आपको कहा था कि देखिए याद कैसे करना है, तो इसमें है नाड़ा, और नाड़ा सबको बांध के रखता है यानी संघ की बात करता है ये। हम भाई संघ कैसे बनेंगे, जब हम सबको बांध के रखेंगे तो वही तो संघ है हमारा, तो वही चीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है, 2 बार क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर दिया। देखते हैं आगे। उच्चतम न्यायालय की अवधारणा के मतलब उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। इसमें कहा गया कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है। अगला दिया है भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया है, तो ये है यूएसए के संविधान से लिया गया उद्देश्य का शब्द, ठीक। और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला दिया है धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित है संविधान की प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा। मैं थोड़ा इस पर आपको 1 मिनट ले लूँ, बता दूं आपको। देखिए भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। हमारे यहाँ जानते हो क्या है, हमारे यहाँ धर्म को रेगुलेट कर सकता है कौन, राज्य। राज्य चाहे तो धर्म को बढ़ावा भी दे सकता है और राज्य चाहे तो इसे रेगुलेट भी कर सकता है, समझ में आया कि नहीं हमारे यहाँ। लेकिन यूरोप में क्या है, दोनों की विचारधाराएं अलग है। यूरोप में है जो धर्मनिरपेक्ष, वो दोस्तों क्या है, वहाँ पे राज्य जो है कभी हस्तक्षेप ही नहीं करेगा धर्म, वहाँ धर्म और राज्य दोनों अलग हैं। हमारे यहाँ भी धर्म और राज्य अलग है। ये है कि मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं, इसका कहने का मतलब कि राज्य जो है धर्म, राज्य में मतलब राज्य जो अगर किसी भी धर्म को अगर कुछ देता है सुविधाएं तो सभी धर्मों को बराबर मानेगा। राज्य का कोई अपना केवल धर्म नहीं कि राज्य हिंदू है, मुस्लिम है, ये सब है। लेकिन हाँ, जैसे कोई चीज़ें अगर ज़्यादा बढ़ रही हैं तो वो धर्म को कंट्रोल हमारे यहाँ कर सकता है, लेकिन यूरोप में नहीं कर सकता। बस इतने अंतर है, याद रखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है तो संविधान की प्रस्तावना, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, यहाँ पे उल्लिखित नहीं है। अगला दिया है कि भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो साम्यवादी राज्य नहीं है। लिखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है तो योजनाबद्ध विकास। अगला दिया है भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। अगला दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के उद्देशिका में प्रस्तुत किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये उद्देशिका को प्रस्तुत किया था, ठीक। इसे ही उन्होंने प्रस्तुत किया था, कब किया था, 9 दिसंबर 1946 को किया था, ठीक दोस्तों। तो थोड़ा सा याद रखेंगे मोटा मोटा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है जैसे महान आदर्शों का है तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान में वर्णित है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय किसने कहा, तो केसी हेयर ने कहा। देखिए मैंने कैसे याद किया, कभी आप शायद ना भूलें। देखिए अर्ध संघीय यानी सीधी सी बात, अगर मान लीजिए ये पूरा होगा तो ये संघ हो जाएगा, मान लीजिए सही तो ठोस है। लेकिन अर्ध संघीय मतलब इस तरह होगा, लचीला टाइप का थोड़ा, अर्ध संघ है यानी थोड़ा लचीला है। अर्ध संघ का मतलब है हल्का सा लचीला होगा, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, थोड़ा सा लचीला। और देखिए होयर को हमने व्हील कह दिया, क्या कह दिया, व्हील। जो व्हील निर्माण नहीं आता है, पहिया मान लीजिए होयर, ठीक, वैसी से रेट तो पहिया भी तो थोड़ी लचीली होती है दोस्तों। टायर देखे हैं गोल गोल ये वाला, तो वो भी तो थोड़ा लचीला होता है। और दोस्तों ना याद हो तो छोड़ दीजिए यार, मैं कैसी कैसी ट्रिक बना के याद करता हूँ मैं ही जानता हूँ।
मैं बता देता हूँ ताकि ये ना रहे कि नहीं बताएं। बाकी आपका ना मन हो छोड़ दीजिए उसे। कभी कभी मतलब ये स्टेटमेंट आते हैं ना अलग अलग, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट बहुत सारी हमारे पास तो लिखी हुई हैं। देखिए मैं चाहूँ दोस्तों प्रस्तावना आपको पढ़ाऊँ, कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन बेहतरीन तरीके से भी दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े। ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। आपको लगता होगा कि मैं बुक ही पढ़ाता हूँ, नहीं दोस्तों, मेरे पास तो कंटेंट का भी भरमार है, हर चीज़ है। बस अब एक सही समय पर वो सही चीज़ें डिलीवर होंगी। अभी छोटा सा चैनल है, सारी चीज़ें मेहनत करना शुरू कर दूँगा, देखेंगे है नहीं कोई, तो उससे फ़ायदा क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं देखो बातों बातों में, क्वेश्चन क्वेश्चन में मैं आपको कितनी चीज़ें सिखा जाता हूँ। आप सोच सकते होंगे कितने कॉन्सेप्ट, कितना मेथड, कितनी ट्रिक सब दे जाता हूँ। तो सोचिए जब प्रॉपर मैं अगर हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूँगा या जियोग्राफी या पॉलिटी, तो उसमें कितना डीप जाऊँगा। आप सोच सकते हैं, आप समझदार बच्चे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा ना समझें कि मैं केवल बस यही पढ़ा देता हूँ बस काम खत्म। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि छोटा सा ही मतलब अगर शुरू करूँ चैनल तो छोटे में ही खुश हो जाऊँ, नहीं। माना कि धीरे धीरे होगा, लेकिन होंगी दोस्तों। मैं 1 साल से पेशेंस रखा हूँ कि नहीं बताओ। 1 साल से बिना किसी प्रॉफिट के मैंने, जबकि इसमें लगाया भी 20,000 रुपये से कम ना होगा सब चीज़ मिला के, लेकिन मैंने पेशेंस रखा ना। फ़ायदा 1 रुपये का नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल नहीं कोई दिक्कत नहीं, पहचान तो हो सकता मिल जाए मुझे इसी से। तो ये सारी चीज़ें, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में फल नहीं दिखता है किसी का। देखिए यहाँ अगर हम बात करें समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में, एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था, ठीक दोस्तों। देखिए गोलकनाथवाद क्या है, ये वर्ष 1967 है। अगला है 24वें संविधान संशोधन 1971, इस मतलब 24वां संविधान इसमें हुआ। केशवानंद भारतीयवाद 73 में हुआ, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। पीसीएस पूछा है मिलान करने के लिए। इस बार का पीसीएस का पेपर देखे होंगे दोस्तों। पॉलिटी के क्वेश्चन आप कर सकते थे, अगर 22 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, हाँ 22-23 क्वेश्चन जो भी रहे हों, उसमें से लगभग 17-18 क्वेश्चन आराम से कर सकते, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो। अब देखेंगे कि कर लेंगे, मैं कभी करा दूंगा आपको वो क्वेश्चन, कहीं ना कहीं लाके करा दूंगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और हाँ, हिस्ट्री उस्ट्री बहुत हार्ड थी, मतलब बिल्कुल ईजी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये 80-85 नंबर अगर आप पहुँच रहे हैं तो बेस्ट है दोस्तों। ऐसा नहीं 50% मान के चलिए यार। देखिए मान लीजिए 150 नंबर का पेपर होता है, 75 लाने हैं, तो कितना हुआ, 50% हुआ। 5% और बढ़ा दी, 55% अगर हैं तो मेंस में लगे रहो आराम से, और इतना आ जाता अगर दिए होते तब। हाँ हार्ड था, मतलब इजी भी नहीं कर सकते, लेकिन चलो ठीक है। अब देखते हैं संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भाग देख लेते हैं। लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 1 है। मैं अनुसूची और ये सब याद करा दूंगा अभी, ठीक। धन विधेयक को परिभाषित करता है तो 110, आर्टिकल 110। 143 में क्या है, संघ की राजभाषा दी है। अनुसूची कितनी है हमारे यहाँ, 12 अनुसूची है। यहाँ देखिए अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है आर्टिकल 29 है दोस्तों, और उनके लिए जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो 30 में है, ठीक। उन्हें मतलब अपने अनुसार शिक्षा वगैरह देखना है, वो 30 में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दल बदल, तो मैंने कहा था दल बदल 10वीं, दल बदल तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला दिया है कि 5वीं अनुसूची के अनुसूची क्षेत्रों डिप्थ शेड्यूल एरिया वाले 10 राज्य जो हैं पंचायती अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। संबंधित अधिनियम कब का है, तो 1996 का है। अगला दिया अनुच्छेद 108 के तहत जो है हम क्या बनाते हैं, संयुक्त बैठक बुलवाते हैं, जॉइंट सिटिंग। अब देखिए यही क्वेश्चन बड़ा कर दिया हमें, केवल अगर ये पता होता संयुक्त बैठक काम हो जाता हमारा। यहाँ देखिए लिखा अनुच्छेद 108 के तहत प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, ठीक। और संयुक्त बैठक देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है, वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को आसक्त मतलब सशक्त बना सकते हैं। अगला दिया भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध है, तो बलात् श्रम पर जो प्रतिबंध है वो कौन सा है, आर्टिकल 23 है। अगला दिया भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, आर्टिकल 24। अगला दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11, तो इसमें क्या है, भारत की नागरिकता है 5 से 11 में। अगला दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A गारंटी देता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ये गारंटी देता है। अगला देखिए 24 में हमें पता है चुनाव है, तो 29 मतलब हमारे जो 6 आर्टिकल है ये चुनाव के बारे में, कितने 6। आप कहेंगे पगला गए हो का भैया, देखो इसमें कहा मतलब 25 से 29 जाएंगे तो 5 अंतर कितने का है, 5, लेकिन आर्टिकल तो 6 है ना। कैसे देखो 324 होगा, ठीक, फिर 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा। इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, और इसमें जो है अगर हम बात करें चुनाव के केवल 6 ही हैं, ये थोड़ा हमें कम ही दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक दोस्तों। तो ये चीज़ है, चुनाव के बारे में ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों।
बहुत सारे इनके पक्ष वक्ष होने चाहिए, सारे पक्ष विपक्ष क्या हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 243 में, तो पंचायती राज की है 243 में, इसकी बात की गई है। व्याख्या करता है संविधान के जो अनुच्छेद 18 है उसमें भारत, देखिए यहाँ लिखा है कि प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार को भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। आर्टिकल कौन सा है? 18। दोस्तों मैं आपको बताऊं, उपाधियों का अंत की बात करता है, ठीक। ये कोई उपाधि नहीं है, ये क्या है? उपाधि नहीं है। जैसे देखिए आप देखे होंगे कि हम जैसे मिल्खा सिंह को हमने क्या उपाधि दी? फ्लाइंग सिख, ऐसे करके उपाधि दें। वो समाज दिए हैं, राज्य थोड़ा देता है उपाधि। राज्य कहाँ उपाधि कोई दिए हमको बताओ? जितने भी आप देखते होंगे महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि, ये बहुत डीप क्वेश्चन है लेकिन ये समझना होगा आपको थोड़ा सा। मैं नॉर्मल चलते बता दे रहा हूँ, चलते फिरते। जैसे देखिए सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा है, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी, हाँ नेताजी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था शायद, देख नहीं हिटलर ने कहा था, हिटलर ने कहा था नेताजी, ठीक। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ मुझे बताइए किसने कहा था, ये देख लेंगे बाद में, पहले ये समझिएगा कि मतलब ये देखिए महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये बताइए, कोई राज्य ने दिया था क्या? अभी मतलब मुद्दा रहता है हमेशा, ये राज्य ने नहीं दिया था दोस्तों, ये जो है समाज ने दिया था उनको, ठीक। हम वो दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो कोई मतलब हमारे गांव में जिसे देखते हैं उनका नाम ओरिजिनल है तो उनको कोई कह रहा कुछ भी कह रहा है, गोलू कह रहा है या कोई मोनू कह रहा है या कोई सानू कह रहा है, मतलब कुछ भी नाम दे रहा है तो वो उपाधि दे दी है ऐसे नॉर्मल चलते फिरते। लेकिन राज्य ने दिया नहीं दिया ना, तो ये चीज़ समझिए, राज्य किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। तो ये यहाँ राज्य की बात हो रही है कि राज्य जो है किसी को उपाधि नहीं दे सकता, ठीक। उपाधियों का अंत की बात कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आया कि नहीं? डाउट दूर हो गया ना? तो ये सारी चीज़ें। और देखिए भारत रत्न सबके नाम के आगे लगा रहता है क्या? लगा रहता है? नहीं लगा रहता। और देखिए इसको जो है मतलब जो है इसे हटा देते हैं, ठीक। अभी जाकिर हुसैन साहब जी का निधन हो गया, ठीक। जाकिर हुसैन जी का ही तो था, हाँ। देखिए इनका निधन हुआ, ये तबला से संबंधित है, ठीक। इनको भी सब मिला है, पद्मश्री मिला है, शायद पद्म भूषण भी मिला, देख लीजिएगा। देखिए बल में क्या होता है, हुस्न में क्या होता है? बल। तो हुस्न यानी हुसैन, हुसैन और बल यानी तबला, ठीक। हुस्न में बल होता, जाकिर हुसैन, ऐसे याद करा दिया। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। और डीप में जाए तो बहुत लगेगा टाइम पढ़ाने में, कम से कम 30 मिनट दोस्तों, लेकिन हमें नॉर्मल से आपको मैं समझा चुका हूँ। लिखा है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 49 है। अब देखिए स्मारक, महत्व, स्मारक, स्थल व वस्तुएं जो हमें सुरक्षा करना है, यानी जो हमारी धरोहर है। 7 अजूबा देखे हो, वो भी तो हमारी धरोहर है। वर्तमान में कितना हो गया? 8 हो गए हैं वर्तमान में, लेकिन हम मान के चल 8वां जो है अंकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया में है, ठीक। भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में पड़ता है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। मान के चलिए कि जो हमारे पास 7 अजूबे थे दोस्तों, हम 7 का स्क्वायर करते कितना आता? 49 आता कि नहीं? तो आर्टिकल 49 में है कि नहीं दोस्तों? है ना ये चीज़। अगला क्वेश्चन दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अनुसूची 6 है, पढ़ा चुका हूँ। भाग 2 में नागरिकता है। अगर हम बात करें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित 5वीं अनुसूची। देखिए दोस्तों अनुसूची बता देता हूँ। पहली अनुसूची में क्या है? पहले में राज्य होगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में 2 नंबर यानी वित्त से संबंधित बात होगी, यानी पैसा होगा। तीसरी में सा पा था, कितनी है? 1 2 3, तो 3 में क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची में शपथ हो जाएगा। चौथा होता तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो जाएगा, चौथा यानी 4 में हो जाएगा दोस्तों। 5वीं में देखिए SC ST कैसे बनता है, SC और ST इस तरह लिखते नहीं, तो ये हमें 5 ही तो नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? 5, तो 5वीं अनुसूची में SC ST, ठीक। 6 में हम फिर बताएंगे, ये देखो ऊपर लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। अब देखिए अगर इसे आप मैप से याद करेंगे तो कभी ना भूलेंगे। यहाँ देखिए असम हो गया, हमारा भारत असम हो गया, ठीक। यहाँ देखिए असम के नीचे जस्ट देखेंगे मेघालय होगा, यहाँ पे जस्ट देखेंगे त्रिपुरा होगा, होगा कि नहीं, और लास्ट में देखेंगे मिजोरम। यानी हमें ये वाला गैप छोड़ के चलना है ऊपर, जो अरुणाचल प्रदेश, AP, नागालैंड और जो है नागालैंड और मणिपुर, ठीक। ये ऊपर के तीनों गैप हमें छोड़ देने हैं, ये वाले तीनों ऊपर के छोड़। देखिए याद करने का तरीका बताओ, कभी ना कन्फ्यूज होंगे, बना लेंगे चित्र। ये वाला ऊपर का छोड़ देना है, ठीक। केवल यहाँ देखिए असम है, असम के जस्ट नीचे देखेंगे मेघालय नजर आएगा यहाँ पे, और मेघालय के जस्ट इधर आएंगे तो देखेंगे आप त्रिपुरा होगा, और थोड़ा इधर नीचे आएंगे मिजोरम होगा। तो ये क्रम बना के चलिए, आप काम खत्म, ठीक। 6ठी अनुसूची। अच्छा लग रहा है कि नहीं दोस्तों, आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय जो है स्थिति की समीक्षा करिए। वित्त आयोग का गठन तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर होता है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो आर्टिकल है 244 है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो आर्टिकल 75 ये है। अगला दिया है कि भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी किया है, तो अध्यादेश जो जारी है 213 कौन सा है?
अनुच्छेद 213 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है तो सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है, मूलतः थे तो 200, इसमें कितने आर्टिकल थे? 295। ठीक, वर्तमान में 400 कुछ कहते हैं लेकिन एक्चुअली इसे में जुड़ते चले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा दोस्तों निर्धारित न्यूनतम आयु है, तो ये कितनी आयु है दोस्तों? तो 14 वर्ष है। कितनी है? 14। अगला दिया भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथककरण 50 से 50-50, यानी 50 अगर हम बात करें न्यायपालिका कार्य करेगी, 50 कार्यपालिका। ठीक, समझा कि नहीं? देखिए याद करने का तरीका 7 का स्क्वायर 49, इसमें स्मारक के महत्व आ जाएंगे, 50-50, 50 में आ जाएंगे, 50 में हो जाएंगे, और 51 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। 52 से फिर वही पकानिकों का दियो दशा राष्ट्रपति का आ जाएगा। देखिए 7वीं अनुसूची में लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। अब लिस्ट में क्या है? सेंट्रल लिस्ट होगी एक, ठीक, एक जो है स्टेट लिस्ट होगी, एक कॉन्करेंट लिस्ट होगी, यानी ये समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। अब देखिए यूपीपी से जो पेपर बना है दोस्तों यूपीपीसीएस का, उसमें देखिए वो हार्ड पेपर है। हार्ड है कि नहीं? बहुत हार्ड है। ठीक, मतलब भर का हार्ड है। तो ये क्या है दोस्तों? 50% कट ऑफ जाएगी लगभग। तो भाई यूपीएससी में तो 40% जाती है। ये तुम देखोगे यू स्टेट का विषय है, ठीक, लेकिन ये घुसे कहाँ जा रहे हैं? संघ में। क्यों? यूपीएससी इनको बनना है, ये संघ में घुसे जा रहे हैं। अब बताइए भैया इनका काम है स्टेट में रहना, स्टेट में रहो, लबड़ झबड़ न करके यहाँ इनको फुल इज्जत चाहिए। लेकिन ठीक, तो ये सारी चीज़ें वो मजाक के तौर पर कह दिया हूँ, ऐसे समझ के चलिए। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है? लैंग्वेज है। कितनी है? 22 भाषाएँ हैं लैंग्वेज। अब देखिए मुझे समझाने में कितना अच्छा लग रहा है अपने हाथों। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं वर्ड हैं? 8। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है, इंग्लिश में। ठीक, अगला देखिए कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। देखिए केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है 3 अनुसूचियों के रूप में है। कौन कौन सी अनुसूची है? वही केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 279 ए में क्या है? तो वस्तु एवं सेवा यानी जीएसटी काउंसिल दिया है। क्या दिया है? जीएसटी काउंसिल। पहला संविधान संशोधन 2017 में हुआ था, उसी के तहत। अगला दिया है कि भारतीय संविधान आर्टिकल 72 यानी बेहतर का काम हो रहा, राष्ट्रपति अगर क्षमादान कर रहा है तो बेहतर है कि नहीं? देखिए ये छूट गया है, जिसमें दिया भारतीय संसद की जातियों, उपजातियों और जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने, उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल कौन सा है? 341। अगला क्वेश्चन है वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, वो आर्टिकल कौन सा है? 72 है। आर्टिकल कौन सा है? 72 है। अगला दिया है वह विषय जो समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, वो 1 है। अगला है भारतीय संविधान की शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। आर्टिकल दिया है आर्टिकल 21 के संदर्भ में क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया है कि 21(1) में क्या है? तो शिक्षा का अधिकार है। कौन सा संविधान? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अगर हम बात करें वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की रक्षा और वक्तव्य स्वाधीनता इसी के तहत है। आपातकाल समय 20 व 21 जो है आर्टिकल समाप्त नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। मौलिक अधिकार दोस्तों। अगला दिया है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्मसंभ्रांति या स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण के साक्ष्य प्रतिबंधित हैं, मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आर्टिकल 20। 370 के मुख्य मसौदाकार थे तो एन गोपाला स्वामी अयंगर। अगला देखिए ये प्रारूप समिति के सब मेंबर भी थे। ठीक, अगला दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 43 के कर्मचारियों में निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया कि निर्वाह योग्य मजदूरी उनको दी जाए ताकि वो निर्वाह कर सके, इतनी मजदूरी कम से कम हो। आर्टिकल 43 में कहा गया है। ठीक, लेकिन बाध्य नहीं है दोस्तों। अगला दिया है कि वह संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, वो आर्टिकल कौन सा है? 51 है। अगला दिया है कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी संबंधित है तो सहकारी समितियों से। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के वे 2 अनुच्छेदों जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, वो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 है। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के तहत उच्च न्यायालय में रिट या आदेश जारी करने का, देखिए उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत आप रिट जारी कर सकते हैं, और जबकि आर्टिकल जो है
अगर हम बात करें उच्च न्यायालय में तो 226 के तहत। मतलब ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, वर्तमान में शरद यादव हमारे यहाँ हाई कोर्ट के क्या हैं, चीफ जस्टिस हैं। कौन है? शरद यादव। ठीक, ऐसे नाम हमको लगता है यही है, शरद नाम है और बीच में कुछ साल लगाते हैं, जस्टिस मान के चलिए लगा दें, तो शरद यादव जी हैं हमारे यहाँ वर्तमान में चीफ। ये कहीं गए थे, विश्व हिंदू परिषद सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक, वहाँ पे इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के हिसाब से, मतलब जो कानून है वह अल्पसंख्यक, मतलब जो है, हाँ, कानून जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के हिसाब से चलता है। ये कहे कि कानून जो है बहुसंख्यक, एक सेकेंड, मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ ये समझिएगा। आपको यहाँ के मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो शरद यादव जी थे। ये गए थे विश्व हिंदू परिषद। ठीक, आप सोच के चलिए कोई संगठन, इनको इसमें पहले बात जाने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन फिर भी चलो मान लो इनकी पर्सनल लाइफ है, वो चले भी गए विश्व हिंदू परिषद में। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ एक स्टेटमेंट दे दी कि जो कानून है हमारा वो बहुसंख्यक के हिसाब से चलता है। देखिए, मैं कुछ चीज़ जो करंट के आपको बताता हूँ, आप सुने भी ना होंगे, उनकी चर्चा ही ना हुई होगी पूरी मीडिया में, नहीं ना कोई टीचर बताया होगा, लेकिन हम जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ ये सब चर्चा होती है। देखिए, कानून बहुसंख्यक के हिसाब से चलता है। आप दोस्तों अगर बताइए, अगर इनका मानसिक स्थिति नहीं कह सकते हैं, आप सोचिए अगर ये चीज़ इन्होंने कह दिया कि कानून बहुसंख्यक के हिसाब से चलता है, तो इनके हिसाब से तो अल्पसंख्यक का क्या होगा? ये भाई न्याय देंगे तो क्या उसमें निष्पक्ष न्याय होगा? नहीं होगा। ये बहुसंख्यक को खुद ही देख के न्याय दे देंगे कि जहाँ बहुसंख्यक है उधर अपनी गाड़ी घुमा दो, उधर न्याय दे दो। ये अल्पसंख्यक को ध्यान रखेंगे क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, रखेंगे? नहीं रखेंगे, समझा कि? जबकि इन्होंने प्रतिष्ठा की गरिमा, मतलब ये शपथ ली थी कि हम सबकी मतलब प्रतिष्ठा को बना के रखेंगे, अपनी हैसियत भी बना के रखेंगे। और बहुत सारे मतलब इनके 6 जो है वो हैं, इनकी संहिताएँ हैं जिसमें मतलब इनको 6 चीज़ें बताई गई हैं। मैं बताऊंगा किसी दिन, थोड़ा डिटेल में चर्चा होगी। तो ये चीज़ मतलब ये ऐसे बता दिए, थोड़ा आपको माइंड खुले कि हाँ यार मतलब चल क्या रहा है, समझा कि नहीं? तो ये चीज़ है, पर बस इसको यहाँ जानने की जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज़, मान लो इनकी पर्सनल लाइफ है, चले गए वो तो मान लो, इसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है दोस्तों कि आपने ऐसे कहा कैसे, जवाब चाहिए हमें। तो ये जब आएगा तो बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं बताइए? आया होगा मेरे ख्याल से। देखिए, आर्टिकल 280 क्या है, वित्त आयोग से संबंधित है। लिखा है, वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है वो नागालैंड है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन दिया गया है। अगला है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इसे 300A में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल है। तो देखिए, स्थानीय महत्व के विषय शामिल है और राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है। लिखा है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है वो आर्टिकल कौन सा है? 29-30 है दोस्तों, ये समझ के चलिएगा। अब बताइए, इनके बारे में संविधान में तो दिया है, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के? कहते हैं कि कानून बहुसंख्यकों के हिसाब से चलता है। अब तो इनका दोस्तों कौन होगा, अल्पसंख्यक का कौन होगा? जो सिख हैं, मतलब सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम भाई हमारे, ये मतलब जितने भी लोग हैं, इनका क्या होगा? बहुसंख्यक तो हिंदू है, तो क्या सारी चीज़ें हिंदू के हिसाब से चलेंगी? सिख का कोई दोल नहीं, बुद्ध का कोई दोल नहीं, जौन का कोई, तो मतलब इस हिसाब से समझने वाली बात है ना। हमें भाईचारे के हिसाब से रहना होगा दोस्तों। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए तब बताएं। देखिए, अगर मान लीजिए हम SC हैं या ST हैं या OBC हैं, मैं सब बना दे रहा हूँ, या मान लीजिए, देखिए ऐसा नहीं कि इसमें मैं जाति कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल ये सब ले रहा हूँ। मान लीजिए जनरल आते हैं, ठीक, इसी में OBC मतलब EWS हो जाएगा, समझिएगा बात को। अब देखिए समझिए, अगर मान लीजिए कि ये लोग केवल एक पक्ष को सुने, ठीक, मतलब मान लीजिए बाबा साहब को सुन रहे हैं, बात को समझिए, केवल बाबा साहब को सुन रहे हैं, और यहाँ मान लीजिए जनरल में कोई इनका दोस्त है, इन्हीं का दोस्त है, वो मतलब पंडित है, ठीक। ये दूरियाँ कम कैसे होंगी? जब ये दोनों लोग मतलब पढ़े लिखे होंगे, आपस में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यही तो होगी ना। तो दोस्तों में तो कोई वैसे भी दूरी नहीं होती, कोई दोस्त किसी भी जाति का हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। दोस्ती मतलब दोस्ती दोस्तों, वो किसी भी कास्ट की हो। अभी नवीन सर को देखे होंगे आप कि जो मतलब SSC GD में दोस्तों, SSC GD में जो पहली लड़की आई है परवीना करके, जो भी नाम हो, वो मुस्लिम है दोस्तों, पहली रैंक है उसके घर गए, उसके साथ उसी के थाली में खाना खा रहे हैं। और जबकि नवीन सर क्या है, तो वो तो मतलब ब्राह्मण है, ठीक। नवीन शर्मा सर क्या है, ब्राह्मण है। तो आप खुद सोचिए, मतलब उन क्या है, वहाँ पे हमारा आ गया शिक्षा और जो है स्टूडेंट, समझा कि नहीं। तो उनके लिए कोई जाति मायने नहीं रखती, वहाँ उनका धर्म है, शिक्षा का उनका धर्म है और उनका विद्यार्थी धर्म है।
काम खत्म, आपस में तालमेल हुआ, हो गया। वैसे दोस्ती में कुछ नहीं होता है, कोई किस जात का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक पक्ष, अगर मान लीजिए जो पंडित हो वो नीचे वाले को ना देखना चाहें, नीचे वाले इनको ना देखना चाहें, या मतलब कोई भी कास्ट ले लीजिए, कोई भी आपस में दोस्ती में ले ली, तो दोस्तों वो दूरियाँ कम नहीं होंगी, दूरियाँ बढ़ती जाएंगी, समझ में कि नहीं। और ये सिर्फ हमारे नेता काम कर सकते हैं, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोगों को दूरियाँ बढ़ानी नहीं है, समझ में कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल बता दिया हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें दूरियाँ नहीं बढ़ानी है, जो जिसका काम है करने दीजिए, हमारा काम है विद्यार्थी धर्म, दबा के पढ़िए और जॉब लीजिए। कोई कुछ देने नहीं आएगा, ना कोई नेता आएगा ना नेतली आएगा, समझ आएगा नहीं दोस्तों। अपनी गरीबी हमें स्वयं ही दूर करनी है। देखिए अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए कदम उठाएगा, तो आर्टिकल 40 है। अगला है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों का अंत, तो मैंने ऊपर बताया 18 हो जाएगा। पंचायतों व स्थानीय निकाय की बात करेगा 243। देखिए 43 बहुत लोग पढ़ते, 43 न पढ़ना दोस्तों, 243 होता है, 43। आप इस तरह हिंदी में देखे होंगे, लिखा होगा 43, ठीक। 42 होगा फिर उसके बाद इस तरह, तो ये समझ के चलिएगा। यहाँ लिखा केंद्रीय बजट की बात की गई, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो आर्टिकल कौन सा है, 112 है, ठीक। बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया आर्टिकल हमारे वहाँ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा, वो आर्टिकल कौन सा है, 263। ये जितने आर्टिकल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें मिस नहीं करना है किसी भी कीमत पे। अगला है वित्तीय आपातकालीन, यानी इमरजेंसी की बात की गई, वित्तीय आपात तो 60 में है, राष्ट्रपति शासन 52 में है, 356 में क्या है देखिए इसमें क्या है, देखिए 356 में दोस्तों क्या दिया है आप बताएंगे मुझे। ये है वो हमारा क्या है, देखिए राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, एक जो है राष्ट्रपति शासन होता है, एक आपातकालीन होता है, एक वित्तीय। देखिए मेरे मतलब माइंड से तुरंत स्किप हो गया है, एक सेकेंड दोस्तों। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 52 54 मतलब 52 56 4 का गैप है, 352। और मतलब बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, लेकिन मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा है, थोड़ा हो सकता है जो भी हो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस सही तरह तो हम जानते हैं। देखिए एक राष्ट्रपति शासन है, इसमें एक राज्य में जो आपातकाल लगता है दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति शासन है, और राजकीय राजकीय आपात है, हाँ शायद दोस्तों। ये देखिए एक राष्ट्रपति शासन है जो पूरे देश में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, एक राजकीय शासन जो राज्य में लगता है, ठीक, और एक वित्तीय शासन हो जाता है। यही 3 है, याद रख लीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया वो एग्जैक्ट है दोस्तों, तो इतना मतलब दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 368 में क्या है, ये संविधान संशोधन के बारे में है। देखिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक, केवल हमारा मकसद एग्जाम पास करना नहीं, हमारे अंदर चीज़ें डेवलप होनी चाहिए ना। हम किसी भी चीज़ को देखें तो निष्पक्ष होकर देखें, हमें एक पक्ष में वाहवाही नहीं लूटनी है, क्योंकि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझ आए कि नहीं। जो हमारी युवा पीढ़ी आएगी हम एक तरफ न झुके रहें, हमें दोनों पक्ष को लेकर। ऐसे ही बहुत सारे टीचर आप देखे होंगे कि जो बताओ दोनों पक्ष को रखते, पक्ष को विपक्ष को, हर चीज़ को समझते हैं। किसी देखिए पक्ष विपक्ष कहने का मतलब यहाँ राजनीति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एमएसपी सरकार, मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल दे दूँ, एमएसपी जो है सरकार कह रहे हैं इसे लीगल कर दो, यानी कानूनी कर दो, लेकिन सरकार नहीं सुन रही इसे, तो इससे जो नहीं, इसको लाभ जिसको नहीं मिल रहा वो सरकार के विरोध में होगा। विपक्ष क्या कहेगा, सरकार खराब है, ये है वो है, कहेगा कि नहीं। लेकिन एक पक्ष सरकार का भी तो बनता है कि सरकार दे क्यों नहीं रही, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्यों नहीं दे रहा। देखिए मैं मानता हूँ एमएसपी सरकार दे देगी अगर, तो किसानों की मतलब आय बढ़ जाएगी, उससे उनकी थोड़ी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आत्महत्याएं थोड़ा कम हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं किसानों की सुधर सकती। लेकिन आप बताइए अगर हम सभी मतलब फसलों पर एमएसपी दे देंगे, ठीक, अगर एमएसपी हम सभी फसलों पर लीगल कर दिए, कानूनी कर दिए, तो सरकार ही खरीदेगी, तो मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा है हमारी वो खत्म हो जाएगी, व्यापारियों के मध्य हो जाएगी कि नहीं। और फिर उनको सबसे बड़ी बात, अगर हम एमएसपी दे देंगे तो किसान खूब उगाएंगे दबा के, और सब उगाएंगे तो उनको रखने के लिए क्या चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आधारभूत संरचना चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो भी तो चाहिए। रखने के लिए गोदाम होने चाहिए हमारे पास, उनको जो है वहाँ से ला कर जो है रोड वेज होना चाहिए, मतलब जिससे हम, जिनके थ्रू उनको हम लाएँ, तो कितनी बार। और दूसरी चीज़ ऊपर अगर हम देखें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है चीज़ें भी है अभी, मतलब आप देखे होंगे अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें भी हमारे ऊपर मतलब हावी होने लगेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमारे ऊपर होगा, इंटरनेशनल, समझ में कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ऐसा नहीं कोई कुछ कर दे मांग तो हम उठा ले, हाँ मानना कुछ पक्ष मान लेने चाहिए, कुछ नहीं, तो पक्ष और विपक्ष को हम दोनों रखेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, बिना किसी बात को जाने हम एक तरफ नहीं बोलना शुरू कर देंगे, समझा कि नहीं। इसलिए गाँव कहते हैं कम जानो तो ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, जब चीज़ें दोनों पता हो पक्ष विपक्ष तो हमें बोलना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा, ठीक। तो हर चीज़ के दो होते हैं, ये समझ के चलिएगा। जैसे घर में पापा कोई किसी चीज़ को मना कर रहे हैं जाने के, तो उसका एक
प्लस रीजन भी होगा, माइनस रीजन भी, तो प्लस वाला भी जान लो, माइनस वाला भी जान लो। तो इस हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। एक तरफा डिसीजन कभी नहीं लेना है, क्योंकि आप कोई भी किसी भी तैयारी करें, यूपीएससी करें, यूपीपीसीएस करें, वनडे करें, कुछ भी करें, तो हमें दोनों चीज़ों को समझना है। ठीक, पागल नहीं है जो मतलब उड़ना शुरू कर दें ये सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, पढ़ा कम ना हो थोड़ा, लेकिन हाँ ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये भी ज़िंदगी के हमारे बहुत अहम हिस्से हैं। ठीक दोस्तों, तो वित्तीय आपात 60 में ही जान ही गए हैं। 368 में संविधान संशोधन होता है, यही है आर्टिकल 20 है दोस्तों। ये क्या लिखा है, सॉरी भाग 20 है, ये हो जाएगा। देखिए लिखा, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 169 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत को उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 32 है। समझा कि नहीं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देख लेते हैं थोड़ा। भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची संबंधित है दोस्तों, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य, मतलब ये इन सबके वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। किसके बारे में, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनके सबके वेतन की बात कर रहा है। ठीक, अगला दिया भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांतिकालीन, ठीक, और मतलब राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने, मतलब कह रहा है कि जब संसद न चल रही हो, संसद का विश्रांत काल का मतलब संसद विश्राम कर रही हो और उस समय संसद न चल रही हो, तो अध्यादेश के जरिए राष्ट्रपति कानून लाता है, उसे ही मतलब कोई कानून लाता है राष्ट्रपति जो तत्काल पास करना होता है, उसे ही अध्यादेश कहते हैं। यह शक्ति दी गई है आर्टिकल 123 के तहत, राज्यपाल को दिया गया है 213 के तहत। ठीक, दो को खटाक से क्या करो, आगे ले आओ, यहाँ रख दो, एक वहीं रखो, तीन वहीं रखो। अगला दिया है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध है, तो वो आर्टिकल 23 है। अगला दिया है 35A में क्या है, 1954 में जोड़ा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि अवसरों की समानता, यानी नौकरी की बात कर रही, सार्वजनिक नियोजन के लिए के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी जो है, तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 में आर्टिकल। लोक नियोजन की समानता जो सुने होंगे दोस्तों, वही है पब्लिक। देखिए अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है। पहली अनुसूची में राज्य एवं यूटी की बात कर रहा है, पहली अनुसूची हो जाएगी। यहाँ अधिक्षेत्र की भी बात कर रहा है, जैसे हम सिक्किम को मिला लिए दोस्तों, या मतलब किसी भी राज्य पे हम कब्जा करेंगे अगर फ्यूचर में, पाकिस्तान पे जैसे हम करना चाहते हैं, तो वो इसी में आएगा। ठीक, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है, आर्टिकल 356 है। अगला है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। अगला है अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। अगला दिया है कि जो मतलब देखिए 36 से 51 क्या है, डीपीएसपी है। मानवाधिकार के दुर्व्यवहार, बलात्श्रम, मैंने अभी बताया था आर्टिकल 23 हो जाएगा हमारा, बलात्श्रम के बारे में बता रहा है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, आर्टिकल 19(1) हो जाएगा। अगला दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख करता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मतलब राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती, 164 है। अगला छठी अनुसूची, तो देखिए यहाँ आप समझिए एक बात को, छठी अनुसूची में कौन सा नहीं आता है या नहीं पालन करता, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। जस्ट अभी मैंने एक ऐसे उत्तर भारत का बनाया था, यहाँ मैंने कहा असम है, इसके नीचे मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ऊपर के मैंने ऐसे बना के भी बताया था, नहीं फॉलो करता। देखिए नागालैंड दिया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो इसमें जो है नीचे वाले को लेना है, मिजोरम को। ये तो 3 लाइन से हैं दोस्तों, एक असम न भूलो, तो तीनों इस तरह हैं। देखिए मैं बताऊँ, अब तो मुझे मैप बनाने कोई मतलब दिक्कत होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने जो है यूज करना शुरू कर दिया है पेन टैब। समझा कि नहीं दोस्तों, तो आराम से हम बना लेंगे मैप, थोड़ा कम सही होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई दोस्त। ठीक, ये मान लीजिए हमारा मैप होगा। अब समझिए बात, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये असम वाला हो गया, यहाँ पे देखेंगे इसके सॉरी यहाँ असम आया है, दूर तक आया थोड़ा, तो यहाँ पे हमारा असम हो गया, ये मान लीजिए क्षेत्र। यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे आप देखेंगे त्रिपुरा आएगा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा, और यहाँ मिजोरम आएगा, आएगा कि नहीं। ऊपर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सॉरी मणिपुर, और लास्ट में मिजोरम। तो जो ये मिजोरम है ना, ये हम उठा लेंगे, तो ये देखो तीनों एक लाइन से हैं, है कि नहीं दोस्तों। और ये ऊपर का ले लो और असम, बस काम खत्म। याद करने को देखिए कोई ट्रिक नहीं, ए टी यम यम ये सब क्या है, कुछ ज़रूरत नहीं है। जो मैं तरीका बताऊँ वही फॉलो करोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक, और बताएं, आगे बढ़ते हैं, यहीं तक हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये क्या है, हाँ ये जो हो ही गई, ये भी हो गई। यहाँ लिखा है कि भारतीय मतलब हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है
कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति के में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होती है, तो आर्टिकल 100 में है दोस्तों। मतलब स्पीकर अंतिम वोट दे सकता है, अगर मतलब बराबर आ गया पता सदन में वोट तो स्पीकर अपना वोट दे सकता है, और जिधर वो देगा उधर हो जाएगा। आर्टिकल 112 बजट के बारे में बताएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, अगला दिया है कि भारतीय मतलब संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं, 9वीं अनुसूची। दोस्तों देखिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ये बुक हम थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप ये बताना कि हम जीएस निधि शुरू करें अंकित भाटी सर की, या फिर हम रेलवे की बुक शुरू करें, उन्हीं की बुक शुरू करेंगे, लेकिन रेलवे की बुक शुरू करें जो अंकित भाटी सर की है, आरआरबी। ठीक, ये बता सकते हैं आप, या फिर दोस्तों एसएससी जीडी का जो है हिंदी की बुक उनकी, या फिर जीएस की बुक। देखिए, मैं हिंदी और जीएस को शुरू करूँगा, बाकी मेरा एक दोस्त है वो जो है मैथ और रीजनिंग शुरू करेगा बहुत जल्द ही, थोड़ा दिन और रुक जाइए, बस चीज़ें थोड़ी और नॉर्मल हो जाए, वो भी चीज़ें थोड़ा सा कर ले, तो उसके पास भी यही सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ हमारे पास है वो चीज़ उसी के पास भी है। इस समय तो टेबलेट उसी का है और पेन ड्राइव भी उसका है, मैंने अपना लैपटॉप और टेबलेट उनको दे दिया है। तो थोड़ा हम लोग देखेंगे चीज़ें और उसके बाद फिर हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो आपको सारी चीज़ें हमारे ही चैनल पे मिलेंगी, और आने वाला फ्यूचर हो सकता है दोस्तों हम बहुत बेहतरीन चीज़ें आपके लिए करें, जो करंट के मुद्दे होंगे, जो पक्ष विपक्ष सारी चीज़ें रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हमें वक्त चाहिए दोस्तों, आप लोग अपना सपोर्ट करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हो सकता है हम भी बदल जाएं, चीज़ें और भी अच्छी हों, और भी बेटर कर सकें आपके लिए, और सारी चीज़ें आपको समझा सकें। ठीक, तो आई होप आपको आनंद आ रहा होगा। आप मुझे देख रहे थे, मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।